स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का 5-5 सेट जो है मॉडल पेपर ये जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गणित यानी कि मैथ का दोस्तों मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा 2022-23 आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को सोल्व करने वाले हैं। फुल सोल्यूशन दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको पैटर्न, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर 2023 में आपको पैटर्न देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहां पर पैटर्न आपको दिख रहा है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रश्न को अच्छी तरह समझाएंगे और आपको बताने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न कहता है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कहता है दोस्तों कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दोस्तों 150 56 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 156 इस प्रकार से लिख लिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, निकालिए। तो 2 से लगाइएगा तो 7 बार में 14 और 1 बच गया 16, 2 8 16 हो गया। ठीक है, फिर 2 से लगा दीजिए तो 2 3 6 1 और 8 18 यानी कि 9 बार में चल गया। 3 से लगाइएगा तो दोस्तों 3 कम 3 3 3 9 या 13 से लगाइएगा तो ये आपका लास्ट 1 बार में चला जाएगा। यानी कि दोस्तों हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 आया, फिर से 2 आया और एक आपका 3 आया और एक आपका 213 आया। तो कौन वाला ऑप्शन में दिख रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 कहां दिख रहा है, कहीं का सर ऑप्शन डी में दिख रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक एक प्रश्न को दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा और कॉपी पे नोट करते चलिए ताकि दोस्तों आपको जो समझने में और बेहतर जानने में आसान प्राप्त हो। ठीक है, 2 नंबर कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको एक एल्गोरिथम से कहता है दोस्तों जो ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर होता है। आपको तो पता है जहां जो 0 है दोस्तों, क्या ये आर से छोटा भी हो सकता है और आर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका बी है क्या ये आर से बड़ा हो सकता है। यानी कि दोस्तों ये आपका प्रूफ करता है। तो कौन वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। यानी कि आपका जो आर जो है ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है और बी है दोस्तों ये आर से बड़ा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन यहां पर प्रश्न संख्या 3 नंबर की ओर। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 7 √5 कैसी संख्या है। आपको पता है कि दोस्तों √5 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ दोस्तों अगर परिमेय संख्या रहता है तो दोस्तों उसको भी हम लोग जो अपरिमेय संख्या में गिनती करते हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, गेहूं के संग के घून पिसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अपरिमेय इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना होता है। ये दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी देख रहे हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, एक बार में आपको समझ में आने वाला। प्रत्येक भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से कटे और अन्य संख्या से कटे और 1 से कटे। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो जिसका 2 फैक्टर निकलता है। ठीक है, अपने से कटे और 1 से कटता। तो दोस्तों भाज्य संख्या हो गया कितना हो गया, 4 6 इस प्रकार से हो गया। चलिए हम लोग दोस्तों एक भाज्य संख्या लेते हैं 20 आपका भाज्य संख्या। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो दोस्तों सबसे पहले 2 से काटेगा तो यहां पर में 10 बार में चल जाएगा, 2 से काटेगा तो ये 5 बार में चल जाएगा, 5 से आपका 1 बार में चला जाएगा। एक तरीका से और भी निकाल सकते हैं, 20 यहां पर लिख दिया और दोस्तों अब हम लोग सीधा इसको 5 से भाग लगेगा। 5 से भाग लगेगा तो दोस्तों ये आपका 4 बार में चला जाएगा और 2 से लगाएगा तो 2 बार में चला जाएगा और 2 से आपका 1 बार में चला जाएगा। यानी कि हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाले जो कि आपका भाज्य संख्या का है। तो ये दोस्तों आपको यह सूचित करता है, क्या सूचित करता है कि उसमें भी इसमें आपका सबसे पहले में 2 गुना 2 गुना क्या था, 5 आया था और उसमें दोस्तों 5 गुना 2 आया था। यानी कि दोस्तों इसमें 2 गुना 5 है और इसमें भी क्या है, 2 गुना 5 इसमें भी है। यानी कि दोस्तों ये क्या कहता है कि दोस्तों सभी का मान समान यानी कि अद्वितीय हो जाएगा, 1 है। ठीक है, सभी का मान 1 है। ठीक है, ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, जितना भी दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कहता है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या हुई, आपको ग्राफ दे दिया है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y हो गया। ठीक है, ये आपका x और ये आपका y। और इसमें दोस्तों आपको पता है कि x अक्ष पर जितनी कटान बिंदु मिलते हैं उसको हम लोग शून्यकों कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक बार ऐसे करके ऐसे किया गया है, तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। इसका शून्य कितना होगा, ऑप्शन यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी में 3 दिख रहा है, 3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर का आता है दोस्तों बहुपद x² - 15 के शून्य के। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको दोस्तों मैं ट्रिक से इसको सोल्व कराने का कोशिश करूंगा ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत का जो यहाँ पर बात ना हो। ठीक है,
एक दोस्तों एक आपका प्रश्न पूछेगा एक्स स्क्वायर -3 और ये दोस्तों एक्स स्क्वायर -15 दोनों दोस्तों काफी ज्यादा चर्चित प्रश्न है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं किस प्रकार से बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर -15 तो हम लोग लिख लिया है, दोस्तों इसको बराबर में 0 दे दीजिएगा, क्या होगा एक्स बराबर ये आपका दोस्तों 0 है बराबर में, तो ये माइनस का 15 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो एक्स बराबर दोस्तों आ गया √15। √15 क्या सिर्फ √15 नहीं, एक प्लस का और एक माइनस का √15, तो एक प्लस और एक माइनस कहां दिख रहा है, यानी कि दोस्तों यहां पर ऑप्शन आना चाहिए √15। ठीक है, और एक दोस्तों आपका माइनस √15 आना चाहिए। कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी इसको लॉक कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। तो 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, यानी कि अल्फा गुने बीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अल्फा गुने बीटा का सूत्र होता है आप सभी का क्या होता है, अल्फा गुने बीटा का होता है सूत्र C/A। तो यहां पर दोस्तों C/A रखिएगा तो आपका C कितना है, C 2 है, तो 2 यहां पर रख दीजिए। A कितना है, तो A एक्स स्क्वायर की जगह कोई अंक नहीं है, उसको हम लोग 1 कहते हैं, यानी कि यहां पर 1 हो जाएगा। तो 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, आंसर आपका 2 आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर की। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये इतना दोस्तों मेहनत करे तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। 8 नंबर कहता है कि रेखीय समीकरण युग्म में दिया गया है दोस्तों, इस प्रकार का दिया गया है। ठीक है, लास्ट में कहता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपको एक चीज पता होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस टाइप का 3 गो दोस्तों आपका दिया है सारणी। अगर 3.4 को चेक कीजिएगा तो इस प्रकार का 3 गो आपको प्रश्न यहाँ पर वहां पर सूत्र के माध्यम से बताया होगा। तो आपको पता है दोस्तों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों आप सभी का संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और इसका हल की बात करें तो केवल एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। एक हल को दोस्तों हम लोग अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न कहता है, समझ में आया, तो बोलिएगा सर समझ में आ गया। जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा सर, तो उसका जो है एक हल निकलेगा सर, यानी ऑप्शन ए निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, तो 9 नंबर कहता है दोस्तों x + y = 14 तथा x - y = 4 का हल क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, सभी ऑप्शंस को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, चेकआउट करिएगा, और अगर पुट यानी कि जहां पर x का मान उसको पुट करके देखिएगा, अगर आपको यहां पर जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है तो समझ लिए वो वाला ऑप्शन राइट है। तो पहला ऑप्शन को चेकआउट कीजिएगा तो दोस्तों यहां पर 4 है और 5 है, ये रहता है x, ये रहता है y। तो पहला में दोस्तों समीकरण x + y = 14, तो 1 से 4 और आपका y है 5, 5 = 14 आएगा, तो कहेगा सर नहीं है, 5 4 सर 9 आएगा, यानी कि 9 आएगा सर। तो यहाँ पर 14 सर, यानी कि ऑप्शन से आपका रॉन्ग ऑप्शन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर का, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन मिलाते हैं। बी नंबर में क्या है, तो 9, है 4, यानी ये x है और ये y है, तो 9 + 4 की जगह तो कितना आएगा 13 आएगा। 14 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा सर, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इस प्रकार से सी ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं, तो 9 है और 5 है, ये आपका x है, आपका y है, तो 9 + 5 की जगह तो आएगा 14 आ गया सर, 14 आ गया। क्या एक ही समीकरण में आने से होगा, नहीं, इसमें भी अगर आपका जो है बराबर में अगर x - y = 4 आता तो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या था 9 - हम लोग 5 करेंगे, क्योंकि x आपका 9 था, y आपका 5 था, 9 - 5 कीजिएगा तो कितना आएगा ऑप्शन यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा सर, ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसको वेरीफाई करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की, और क्या कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म संगत असंगत हो तो आरेख के रेखाएं होगी। काफी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी 3.4 को एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वहां से 3-4 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। और एक बार दोस्तों खास करके इंपॉर्टेंट आप सभी से बात कर रहे हैं कि अगर आप सभी को फॉर्मूला का वीडियो चाहिए और सूत्र का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कमेंट आएगा तो जितना भी 1 से 15 तक का चैप्टर है दोस्तों सभी का सूत्र ले आएंगे, क्योंकि सूत्र दोस्तों आपसे का 20 से 30 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर बोलता है कि यहाँ पर असंगत की बात है, असंगत की बात आएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो जिसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यह असंगत होगा।
आप और रेखा की बात करें दोस्तों ये समांतर होगा, और इसका हल का बात करें तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रेखा का बात करा तो क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, समांतर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसको चलिए हम लोग पुट करते हैं, और जहां ए जो है दोस्तों नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोस्तों उस समीकरण में एक्स स्क्वायर का मान है हमको पता यानी कि रहना चाहिए, तब आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए पहला ऑप्शन को चेकआउट करते हैं। तो यहां पर एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर में भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या यहां पर एक्स स्क्वायर बचा, नहीं बचा सर, 0 बचा। तो क्या यहां पर आपका पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर का ऑप्शन कहता है यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, और बराबर में एक्स स्क्वायर है, तो ये भी आपका कट, यानी कि दूसरा का ऑप्शन भी इसका राइट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन चेकआउट करते हैं। तीसरा में दोस्तों x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, और बराबर में यानी कि पूरा हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा दोस्तों यहां पर 2ab होता है, 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x, और यहां पर दोस्तों यहां पर हो जाएगा एक का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और बराबर में दोस्तों 2x है, और यहां पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दोस्तों एक्स स्क्वायर और बगल में एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग इसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x इधर क्या प्लस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और दोस्तों प्लस का 1 है, 1 लिख दीजिए, माइनस का यहाँ पर 6 था, इधर आएगा प्लस का 6, और बराबर में 0 लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, और 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या एक्स स्क्वायर इसमें दिख रहा है, दिख रहा है सर, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बनाना था दोस्तों, ताकि आपको जो है कोई भी नंबर ना काटे, एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, चलिए 12 नंबर कहता है, क्या कहता है कि सर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं असमान है, तो सर भिन्न क्या होगा सर, इसका जो है यहाँ पर डी क्या होगा सर। तो आपको पता है कि जो वास्तविक एवं असमान होगा दोस्तों, वास्तविक एक होता है वास्तविक एवं समान, एक होता है वास्तविक एवं असमान, और एक होता है कोई भी नहीं। यानी कि जब भी दोस्तों अगर d 0 के बराबर आए तो इसका जो है मूल्य निकलेगा दोस्तों वास्तविक एवं समान निकलेगा। जब d दोस्तों ये 0 से क्या है, 0 से बड़ा हो तो इसका मूल्य निकलेगा दोस्तों वास्तविक एवं समान निकलेगा। अब जब d दोस्तों ये 0 से छोटा हो तो यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं निकलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर करा वास्तविक एवं असमान, तो वास्तविक एवं असमान क्या होगा, d 0 से 12 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि सर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर सर क्या होगा। यानी कि डी क्या होता है, डी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र से दोस्तों काफी मोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, तो दोस्तों अगर सूत्र का वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो मैं दोस्तों जल्द से जल्द सूत्र का वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। देखिए डी का सूत्र होता है दोस्तों, यानी कि विविध कर निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको दोस्तों हम लोग विविधकर को एक और नाम से जानते हैं, विवेचक नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन एक और लोग कीजिए। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यदि विविधकर डी अगर 0 से छोटा हो तो मूल्य क्या होंगे। अभी हमने आपको बताया जब भी मूल्य अगर डी यानी कि 0 से छोटा होगा तो कोई भी मूल्य नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी को राइट करना। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में कौन एपी है। एपी आपको दोस्तों बताने, एपी का एपी किसको कहेंगे, जिसका सार्व अंतर समान होना चाहिए, सार्व अंतर समान होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन को चेकआउट कीजिएगा तो यहां पर 2 है, 4 है, 8 है, 16, इस प्रकार से एपी आपका चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम लोग जो सार्व अंतर निकाले तो 4 में से 2 को घटाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 4 को घटाएगा तो 4 आएगा, 16 में से 8 को घटाएगा तो 8 आएगा। क्या सार्व अंतर समान है, नहीं है सर, यहाँ 2 आया, 4 है या 8 है, यानी ये आपका रॉन्ग है, ऑप्शन इसका ए जो है रॉन्ग हो जाएगा। भरिए बी नंबर ऑप्शन की ओर। तो बी नंबर का था दोस्तों 1 -1, ठीक है, फिर से -3 और -5, इसमें दोस्तों हम लोग सार्व अंतर निकालने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए -1 है और -1 करेगा तो दोस्तों आ जाएगा -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 होगा। उसी प्रकार से -3 में हम लोग -1 को घटाएंगे तो कितना -3, तो यहाँ पर 1 को घटाने यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो 1 को घटाया दोस्तों क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 + 1, तो 3 में से 1 गया, -3 में से 1 गया तो क्या होगा -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और लास्ट वाला भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं ताकि दोस्तों कोई भी यहाँ पर झंझट न बचे, ठीक है। तो -5 को दोस्तों अगर -3 से घटाया तो यानी कि +3 हो जाएगा, तो -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दोस्तों सब में -2 का सार बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि एपी दे दिया है 3,3/2, 1/2 -1/2, -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार बनता है डी, क्या होगा। ए दोस्तों प्रथम पद ए आपको बताना है और सार बनता है इसका डी, बताना डी क्या होगा। तो आपको पता है, एक चीज पता है कि जो एपी का प्रथम पद है आपका ए कहलाता है, तो इस प्रकार से प्रथम पद 3/2 है, तो 3/2 तो ये आपका क्या है, ये आपका ए तो निकल गया। अब आपको निकालना है डी, निकालना, तो डी क्या होगा, डी जो सेकेंड पद है कितना है, सेकेंड पद आपका दे दिया है 1/2, तो सेकेंड पद से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पद को माइनस करेंगे क्योंकि डी निकालेंगे, यही फॉर्मूला ना होता है। कहिएगा सर हाँ, तो यहाँ पर 1/2 माइनस दोस्तों 3/2 कीजिएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -3, तो यहाँ पर 1 में से -3 गया तो दोस्तों कितना होगा सर, -2 होगा, -2/2, तो क्या होगा -1 होगा सर, यानी कि 3/2, 1 हो जाएगा सर, -1 होगा। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है 3/2 -1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है सर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न कहता है, काफी बेजोर प्रश्न, इंपोर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा इसको दोस्तों, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 3 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है, 3 नंबर में कहता है कि 10 से 250, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो आपको दोस्तों 10 और 250 के बीच बताना है कि इसके गुणज कितना होगा, आपको बताना है। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न में दोस्तों आपको एपी निकालना होगा, एपी सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है, यानी कि इसका एपी दोस्तों हम लोग निकालेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 10 से 250 के बीच, यानी कि 10 से बाहर अगर देखते हैं, 10 के पार देखते हैं तो दोस्तों 4 में 10 के पार कितना आता है, 12 आता है, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 16 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया। और इसी प्रकार से दोस्तों अंतिम एगो, ठीक है, क्या 250 4 से भाग जाएगा, तो 4 से नहीं भाग जाएगा, तो इससे एक नीचे घटाइए, क्योंकि यहाँ पर 250 के बीच में ही बोला, तो 101 नीचे हम लोग घटाएंगे तो क्या 249 यहाँ पर जाएगा, 249 4 से भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा सर। दोस्तों आप 248 को 4 से भाग लगाया तो ये दोस्तों पूर्ण रूप से भाग चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग सारवांतर यानी कि एपी हम लोग को पता चले, एपी क्या हो सकता है इसका, तो 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 20 होगा और उसके बाद लास्ट में 248 होगा, ठीक है, लास्ट में कितना होगा 248 होगा। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं और डी निकालते हैं, बस आपका निकल गया। ए दोस्तों यहाँ पर है आप सभी का कितना है, ए कहिएगा सर 12 है, और डी कितना है, तो 16 में से 12 को घटा दीजिए, 16 में से 12 घट गया 4, 12 और 4 निकल के आया। तो चलिए हम निकालते हैं। अब क्या निकालना है, तो इसके गुणज निकालना है। गुणज निकालने का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपको an बराबर a प्लस n-1d, ये वाला आपको सूत्र निकाल यहाँ पर लगाना होगा। तो an के जगह दोस्तों कितना लास्ट में 248 है, तो यहाँ पर 248 लिख देंगे, और a के जगह कितना है, तो a के जगह हम लोग अभी देखे तो 12 था, तो 12 लिख दिए, प्लस n-1, तो n तो दोस्तों हम लोग को निकालना, तो n-1 लिख दीजिए। डी कितना है, डी आपका 4, बस सिंपल से। चलिए हम लोग यहाँ पर अब बनाते हैं, 248 बराबर 12 प्लस n-1, यहाँ पर था 4, तो 248 को 248 लिख दीजिए, बराबर में 12 प्लस 4 को दोस्तों n से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4n आएगा। 4 को दोस्तों अगर 1 से गुना कीजिए तो -4 होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 248 बराबर, ठीक है। अब दोस्तों 12 में से 4 को घटाइएगा तो कितना होगा सर, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा प्लस 4n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 248 लिख लीजिए, 8 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 8, बराबर में 4n यानी 4n। 248 में से 8 गया तो 240 बराबर में 4n। अब 4 को 240 से भाग दे कितना हो जाएगा,
6 चौके 24 और 1 0 यानी कि 60 बार में चला जाएगा। तो एन जो है दोस्तों आपका निकला कितना निकला, एन आपका निकला कितना 60 निकला। तो 240 को अगर 4 से भाग दिया 60 नहीं निकलेगा, कैसे देखिए 6 चौके 24 1 0 यानी कि 60 निकले। ये ना आपका 60 निकला तो 60 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर को, ठीक है। तो 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि आकृति में दोस्तों यदि DE बराबर BC हो तो, ठीक है, तथा AD बराबर आपका 3 सेंटीमीटर है और BD आपका 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसी आपका 1 सेंटीमीटर, तो AE का मान ज्ञात करना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको समझने का प्रयास, ठीक है। ये तो आपका आकृति दिया गया है, आकृति हम लोग यहाँ पर सिंपल से उसी को हम लोग पुनः प्रयोग कर लेते हैं। देखिए क्योंकि दोस्तों मैं बड़ा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार का आकृति है, कहेगा सर हाँ ये है सर आपका, ये है आपका सर ए है, और ये है सर आपका बी, और ये आपका सी है, और ये आपका ई है सर, ये आपका है डी, इस प्रकार का है। अब इसमें कहा है एडी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है, और BD है दोस्तों आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है, और AE आपका दोस्तों निकालना, ये आपको निकालना है, लेकिन दोस्तों आपको इसी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिखा गया। तो आप कैसे निकलेगा सर ये तो बता दीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, AD बट्टे में यहाँ पर दोस्तों क्या करना, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए AD बट्टे में हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, BD हो जाएगा, ठीक है। BD बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर AE बटे में EC, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो है बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो AD आपका कितना है सर, AD आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, और BD आपका कितना है तो 1.5 है, और यहाँ पर AE आपका निकालना तो AE लिख दीजिए, और AC आपका 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सर यहाँ पर आप कटा दीजिए सर, इसको काट जाएगा सर। तो ये दोस्तों 1.5 को अगर 3 से काटेगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आया क्या आया, तो 2 बराबर AE बट्टे में आपका 1 आया। तो यहाँ पर AE बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं समझाने का प्रयास करूँ सिंपल वे में दोस्तों मैं बता सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो बोलेगा सर कैसे समझाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका 3 था, ये आपका 1.5 था, और ये दोस्तों आपका 1 था, तो जाहिर सी बात है ये आपका 3 यानी इसका दुगना, तो यहाँ पर भी आपका दुगना होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका इस तरह से सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते कहा, तो कहता है 19 नंबर का प्रश्न है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ABC और यहाँ पर BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है, कैसे लिखिएगा चलिए बता दीजिए सर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का रचना करते हैं ABC का, ये आपका त्रिभुज, ये आपका A है, ये आपका B हो गया, और ये आपका C हो गया। इसके मध्य बिंदु में दोस्तों BC का मध्य बिंदु क्या बोला है, D बोला है, तो ठीक है यहाँ पर हम लोग D लिख देते हैं, ठीक है। D लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको रचना बना देना, यानी कि यहाँ से एक रचना का मान आपको निकाल देना, ठीक है। या क्या करना है यहाँ पर मिला देना, चलिए हम लोग मिला देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो गया E, तब तो आपका निकलेगा त्रिभुज BDE, क्या बात है सर। चलिए अब क्या होगा सर इसका बाद, तो इसके बाद क्या होगा, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, इसके भुजाओं के अनुपात जो है क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर, भुजाओं के वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात का बराबर होता है। तो सर ये कैसे होता है सर, थोड़ा सा बता तो दीजिए दोस्तों। यहां पर अगर आप ध्यान रखिएगा, क्या सर ध्यान रखेंगे, तो यहां पर सर यही बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिंपल से इसको देखिएगा, क्या देखना है, तो यहां पर दोस्तों आपका दिया गया, क्या दिया गया है सर, दिया गया है यहाँ पर गोटा, ये आपका AB है, तो यहाँ पर हम लोग AB लिख देते हैं, AB लिख देते हैं, और ये आपका DE है, ठीक है, ये भुजा आपका DE है, तो यहाँ पर हम लोग D और E लिख देते हैं, ठीक है। तो AB देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, और DE दोस्तों आपका 1 भाग में बांटा, यानी 1 लिख दिए। अब इसका वर्ग कर दीजिए, सिंपल सा, ये दोनों आपका जो है यहाँ पर क्या है, भुजा था, तो भुजा का वर्ग कर लीजिए, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1, तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा दोस्तों, ये 4:1 के रूप में निकलेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न बोलता है कि त्रिभुज ABC में यदि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो तो कौन सा कोण बनेगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर सूत्र को लागू कर रहा है, तो आपको पता है ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में, जिसमें दोस्तों अगर ये आपका 90 डिग्री का है, अगर ये आपका हम लोग ये आपको A मानना है, ये आपको B मानना है, ये आपको C मानना है, तब तो ये जो आपका कर्ण होगा क्या होगा, AB के वर्ग और BC के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि जो यहाँ पर एंगल B है आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल B आपका 90 डिग्री होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
21 नंबर का प्रश्न कहता है कि बिंदु पी एक्स की यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी में क्या होगा। यहाँ पर मूल बिंदु का दूरी पूछा है दोस्तों, इसका सूत्र होता है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कहाँ पर दिख रहा है सर? ऑप्शन डी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है सर? 22 नंबर का प्रश्न कहता है यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 अनुपात M2 के अनुपात होगा, क्या होगा? आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए? मान के चलिए आपका ये ए बिंदु है, आपका ये बी बिंदु है, और बीच में दोस्तों इसको बराबर अनुपात में विभाजित करता है जो कि बिंदु सी है। तो अगर ए से सी तक की दूरी 5 है तो सी से बी तक की दूरी भी 5 होगा। तो 5 को अगर 5 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या होगा? आप यहाँ पर 1 होगा, यानी कि यहाँ पर भी एक, नीचे में भी एक, तो 1 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सिर्फ समझने का तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है। 23 नंबर का था दोस्तों कि 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर होगा क्या? 1 + 10 स्क्वायर 45, बट 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस क्या है? 10 स्क्वायर 45, ठीक है, और नीचे में है 1 + 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 स्क्वायर 45 का जो मान है ये आपका 1 होता, तो 1 का वर्ग कर लीजिए, और नीचे में 1 + 1 का वर्ग कर लीजिए, तो क्या होगा? आपका ऊपर में होगा 1 माइनस 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1, और नीचे 1 का वर्ग 1 और प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा सर? 0 होगा। और आपका 1 में से 1 + 1 कितना होगा सर? 2 होगा। तो 0 को कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान जो है दोस्तों 0 का अगर 2 से भाग दीजिएगा तो इसका मान कितना होगा सर? 0 होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 24 नंबर का प्रश्न कहता है, काफी वायरल और इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है सर कि sin 18/cos 72 का मान क्या होगा? तो ये चीज में दोस्तों मैं आपको एक सूत्र यहाँ पर ट्रिक बताया था। अगर ऊपर नीचे को जोड़ते हैं और जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, अगर ऊपर नीचे डिवाइड वाला में, ठीक है, जोड़ने पर ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, उसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा? चलिए मैं आपको बता देते हैं। कई अगर सर ट्रिक से बताते हैं और मैं उसको अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव में दे दिया तो कैसे करेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है। sin 18 को ऊपर वाला को जेम कहते हुए लिख दीजिएगा, ठीक है, और नीचे वाला को बदल दीजिए। कोस यहाँ पर है कोस 72, ठीक है, 90 में से कितना घटाएगा? 72 आएगा सर। यहाँ पर 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा सर पूर्ण रूप से। तो sin 18 का sin 18 लिख दीजिए। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो sin थीटा का जगह कितना? 18, तो 18 का 18 से भाग दीजिए, यहाँ पर 1 आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यही प्रश्न रहता है तो यही ट्रिक का अपनाइएगा, अगर समय आपको कम रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है 25 नंबर क्या कहता है कि सर यदि tan a = 4/3 हो तो sin a का मान क्या होगा? तो आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, आपको ट्रिक बताते हैं पंडित वाला, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है? हर हर बोले। ये दोस्तों साइन का फॉर्मूला होता है आपका, कोस का होता है, आपका tan का होता है। तो tan में दोस्तों आपको क्या दिया? tan a बराबर दिया गया है 3/, में क्या दिया है? 3/, में आपका यहाँ पर सॉरी क्या बोला है दोस्तों? 3/, में नहीं बल्कि 4/, में 3 दिया गया है। तो क्या b आपका, यानी कि आपका यहाँ पर tan क्या p/, में b होता है, तो p/, में b यहाँ लिख दीजिए। आपका p जो है 4 दिया गया है और b है दोस्तों आपका 3 दिया गया है। इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले h निकालना होगा। h निकालने का सूत्र दोस्तों सिंपल होता है। क्या होता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किनारे में लिख देते हैं। क्या लिखना है कि p आपका 4 दिया गया है और आपका b है जो दोस्तों ये आपका 3 दिया गया। निकालना है h, तो h का वर्ग होता है p का वर्ग प्लस क्या होता है? b का वर्ग होता है। तो h स्क्वायर का h स्क्वायर लिख दीजिए। p का वर्ग कितना है? 4, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जल्दी से इसलिए बताते हैं ताकि ये ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी घुसाएगा दिमाग उतना जल्दी घुसेगा, ठीक है। अब h स्क्वायर का h स्क्वायर, ठीक है, 16 और कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो h स्क्वायर h बराबर क्या हो जाएगा? √25 होगा। 25 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, ठीक है, 5। यानी कि यहाँ पर हमको p दिया गया था पहले से 4, b दिया है 3 और h हम लोग अभी निकाल ले 5। अब कुछ दिया है sin a का मान क्या होगा? sin a का मान क्या होगा? तो sin a का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है p/, में h होता है सर, p/, में h होता है। तो p है 4 और h है आप सभी का 5, 4/, में 5, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 26 नंबर की, ठीक है। क्या कहता है 26 नंबर? ये दोस्तों आपको ये जो प्रश्न दिख रहा 5 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ पर पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर 6 नंबर भी पक्का हो सकता है, ठीक है। कहता है भूमि के एक बिंदु है, मान के चलिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? सबसे पहले आपका सर मीनार दिया गया है,
मीनार का सर ये पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु से सर ये आपका उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण का बात है तो दोस्तों यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे। उन्नयन कोण कितना डिग्री का है तो 60 डिग्री का है सर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि पाद बिंदु से आपका 30 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पाद बिंदु है ये आपका 30 मीटर है, तो 30 मीटर हम लोग लिख लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कोण बन रहा है इसके सीधे वालों को दोस्तों हम लोग लंब कहते हैं, यानी पी कहते हैं, और जो नीचे है दोस्तों इसको हम लोग बी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी बटे में बी किस में आता है सर, पी बटे में बी किस में आता है सर, भुला गए हैं सर, कैसे भुला गए हैं? तो एक सूत्र बताएं अभी, ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पी बटे में बी किस में दिख रहा है सर, 10 वाला में दिख रहा है सर। तो चलिए बस सिंपल से वहीं हम लोग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं सर, बस सिंपल सा छोटा सा ही था। तो 10 दोस्तों, 10 थीटा की जगह दोस्तों हम लोग 60 रखें हैं, तो 60 यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, और पी बटे में बी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब पूरा मिटाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। चलिए क्या था, 10 60 बराबर पी बटे में बी। तो 10 60 का वैल्यू होता है √√3, और पी का पी आपको निकालना था, और बी दोस्तों आपका दिया गया है कितना, क्योंकि आपका पी आपका क्या था, ऊंचाई था। तो दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई पूछा, तो दोस्तों यहाँ पर पी की जगह हम लोग एच लिख देंगे, ठीक है, ऊंचाई। बी आपका दिया गया कितना, दिया 30 दिया गया था, और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एच बराबर दोस्तों आएगा 30√3। 30√3 कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी 30√3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर की ओर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है, क्या कहता है सर, यहां पर आपको एक बोल दिया गया त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर है, तो QPR का मान क्या होगा। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए, समझा रहे इसलिए दोस्तों आपको जो इतना समझ में आ रहा है, और अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की हम लोग रचना कर लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका Q जो ये आपका समकोण, यानी ये आपका Q आपका समकोण हो गया, ये ऊपर वाला आपका P हो गया, ये आपका है R हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि PQ आपका है जो 3 सेंटीमीटर है, यानी आपका 3 सेंटीमीटर है, और PR जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना है QPR, यानी ई वाला कोण आपको निकालना है। तो ई वाला कोण निकालना, तो दोस्तों इसके जो नीचे होगा इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं P। अभी हम लोग पढ़े कि जो न्यूनकोण होता है, न्यूनकोण के सामने वाले रेखा को हम लोग P लंब कहते हैं। ये आपका दोस्तों लंब हो गया, ये आपका H हो गया, और ये आपका दोस्तों B हो गया, ठीक है। तो अब आपको B और H दिया गया है, B और H दिया गया, तो B बटे में H किस में होता है सर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि B बटे में H ये कौन से सूत्र में होता है। तो सर कौन सा होता है, साइन में सर, नहीं सर, टेन में सर, नहीं। तो सर कोस में सर, तो कोस में 100% होता है। कोस में क्या होता है सर, तो B बटे में H होता है। चलिए बस हम लोग लगा देते हैं, आपका जो निकल के आ गया, ठीक है। कोस B बटे में H, तो B आपका दोस्तों कितना सा 3 था, H कितना है आपसे बिका 6, काटेगा तो 1 बटे में 2 आएगा। तो कोस 1 बटे 2 का वैल्यू कितना होता है सर, तो कोस 1 बटे 2 का जो वैल्यू होता है ये होता है 60 होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 नंबर की ओर। क्या कहता है कि एक वृत्त के कितनी आसपास समांतर स्पर्श रेखाएं हो, एक वृत्त के कितनी समांतर आसपास रेखाएं हो सकती है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकता है, अनंत हो सकता है। अगर समांतर का बात आए तो दोस्तों ध्यान रखिए ये आपका वृत्त है, और थोड़ा सा कलर चेंज करते ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ सॉरी, ठीक है दोस्तों, एक यहाँ से आपको एक आपका स्पर्श रेखा, ये छेदक हो गया सर, यहाँ से स्पर्श रेखा हो गया, और सर एक यहाँ से स्पर्श, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, ये सटा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक वृत्त के कितने स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि एक ये और एक ये। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 2 होगा सर, यानी कि ऑप्शन बी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी 2। एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र के से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। तो आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा कि सर यहाँ पर जो एक वृत्त दे दिया गया है, सर एक वृत्त दिया गया है सर, हाँ सर वृत्त दिया गया है। अब इसका बोल दिया है कि एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है।
तो यहाँ पर एक स्पर्शरेखा है दोस्तों जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और ये दोस्तों आपका इसको हम लोग जो है अब केंद्र है, अब केंद्र से बोलता है दोस्तों कि केंद्र से जो है दूरी यहाँ पर क्यू तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका जो 25 सेंटीमीटर का दूरी पे 25 सेंटीमीटर, ये हो गया दोस्तों क्यू, ये हो गया मान के चलिए, इसको हम लोग मान के चलते क्या मानते हैं, पी मान लेते हैं, और ये आपका जो है केंद्र आपका ओ हो गया। अब दोस्तों ओपी निकालना, यानी कि आपको केंद्र यहाँ पर त्रिज्या निकालना ओपी, तो आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और आपका बेस आधार दिया गया और आपको पी निकालना, तो चलिए हम लोग निकालते हैं किस प्रकार से निकलेगा। तो दोस्तों पी निकालना था तो पी स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर को सिंपली हम लोग लिख देते हैं, और आप सभी का एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर हो जाएगा, पी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर लग दीजिए। एच कितना है सर, तो एच सर आप सभी का 25, तो 25 का वर्ग कर लीजिए, और माइनस से 24 का वर्ग कर लीजिए, क्योंकि आपका बी 24 है, तो पी का वर्ग लिख दीजिए, 25 का वर्ग होगा 625 होगा, और आप सभी का 24 का वर्ग 576 होगा, ठीक है, 576। तो यहाँ पर p का वर्ग कीजिएगा, तो आप सभी का 625 576, 625 में से 576 को घटाया तो 49 आएगा, ठीक है, 49 आया, यानी कि p का वर्ग बराबर में 49 आया। अब p पे से वर्ग को हटाने का समय आ गया, और 49 को 200 अंडर रूट में रखने का समय आ गया, तो 49 को वर्गमूल निकालेगा तो 7 आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन ए, यानी कि जो वृत्त का जो त्रिज्या होगा ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है 30 नंबर का प्रश्न, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो एंगल POA किसके बराबर होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले क्या करना है, एक आपको वृत्त की रचना करना, वृत्त बना लिए हैं, चलिए वाह सर क्या गोल आप बनाए हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों एक स्पर्श रेखाएं यहाँ हो गया और एक स्पर्श रेखाएं यहाँ हो गया, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं आपको बनाना था, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं हम लोग बना लिए। अब क्या होगा, तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर इसको हम लोग इसको बिंदु P हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हो गया PA और ये आपका हो गया PB। अब दोस्तों आपको बोला है कि जो ये 80 डिग्री के कोण पर झुके, यानी कि ये आपका 80 डिग्री का कोण है, ठीक है, 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए है। अब दोस्तों ये आपका केंद्र हो गया। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ये केंद्र से हम लोग एक यहाँ पर जो है क्या करते हैं, रचना कर सकते हैं। रचना, ये केंद्र आपका ओ केंद्र वाला है, ओ केंद्र से आपको रचना करना है, तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो 80 है 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ भी 40 और इधर भी आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर आपको पूछा है कि क्या पूछा है कि जो है कि इसका जो है मान क्या हो, यहाँ पर एंगल, क्योंकि दोस्तों ये तो आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो स्पर्श रेखाएं केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखाएं टच करता है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, आपको पता है। लेकिन ये तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है एंगल, हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, POA। तो PA कहाँ दिख रहा है, एंगल POA, ये वाला एंगल का बात हो रहा है। तो ये तो आपका जाहिर से 90 है, ये आपका 40 है, तो अब आपको ये वाला निकालना, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और 90 और 40 दिया गया है, यानी कि 90 प्लस 40 कर लेते हैं, तो 90 प्लस 40 कितना होगा, 130 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 4 13 130 हो जाएगा। तो 180 में से 130 को घटाए तो कितना होगा, 180 माइनस 130, सर हमको पता होगा सर 50 होगा, यानी कि ऑप्शन कौन वाला होगा सर, ऑप्शन यहाँ पर ए वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ का 50 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते 31 नंबर क्या कहता है सर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, θ/360, θ/360, ठीक है, θ/360 पाई r स्क्वायर, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था। थीटा का मान कितना है दोस्तों, 60 दिया गया है, तो 60 हम लोग जो यहाँ पर लिख लेते हैं, बट्टे में 360 है, ठीक है, 360 हम लोग लिख लिए, गुण पाई का मान 22/7, कुछ नहीं बोला तो 22/60 लेंगे हम लोग, और त्रिज्या दोस्तों 6 × 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाला बोला, ठीक है, तो 6 × 6 हो गया। तो इसको काटेगा दोस्तों, ये 6 बार में चला जाएगा, ये भी आपका दोस्तों ये आपका 6 से 6 काट गया, तो 22 × 6 22 × 6 बच्चा, और नीचे में आपका 7 हो गया, तो 22 × 6/7, तो 22 को 6 से गुना कीजिएगा तो 132 आएगा, नीचे में आपका 7 था, 132 में 7, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न को, क्या कहता है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण P, यानी कि जिसका जो थीटा का जगह P डिग्री दिया गया निम्नलिखित है, क्या होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है सर, θ/360, अभी आप सर बताए थे, θ/360
पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पी है तो पी का हम लोग जो पी डिग्री देते हैं और 360 के 360 हम लोग लिख देते हैं। और आर के जगह दोस्तों क्या, तो बड़ा आर है, तो सबसे पहले सर पाई तो लिख लीजिए सर, तो पाई का पाई लिख दीजिए, अब बड़ा आर लिख दीजिए। अब आंसर मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, पी बटे 360 पाई आर, पाई और पी का वर्ग आपको कहीं यहाँ पर आर होगा, ठीक है, सॉरी आर का वर्ग कहीं नहीं मिलेगा। देखिए पी बटे 180 तो आपका होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं। अब सी नंबर में क्या बोल रहा है, 2 पाई आर सर यहाँ पर आप लिखे नहीं है तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा तो क्या हो सर, ऑप्शन डी भी सर नहीं मैच करा, 60 यहाँ पर 720 दिएगा। तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में भी 2 से गुना करना है और नीचे भी 2 से गुना कर देना है, ठीक है, सिंपली सा। तो ऊपर में 2 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा दोस्तों आपका जो निकलेगा पी गुण 2 पाई आर का वर्ग निकलेगा और नीचे में दोस्तों 360 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 720 आएगा। तो 720 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 720। कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 नंबर की ओर, ठीक है। और वहां पर दोस्तों आपका जो पी डिग्री का तो मान था ना उसको हटा दिया, डिग्री के जगह ही हम लोग गुना दिए थे 2, ठीक है। 33 नंबर कहता है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अब आपको क्या होगा बताना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, तो सर कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे, जो बड़ा वृत्त है बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर का वर्ग, क्योंकि आर हम लोग बड़ा लिख रहे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, और 2 को छोटा क्षेत्रफल, यानी कि छोटा वृत्त एक वो हम लोग R1 मान लेते हैं, छोटा वाला में एक R2 मान लेते हैं, ठीक है। R1 आपका 8 है और R2 आपका 6 है, तो चलिए हम लोग मानते हैं, चलिए बस। तो अभी क्या करना है, तो यहाँ पर पाई आर का वर्ग, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल के जो है यहाँ पर योग के बराबर हो गया, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई आर यहाँ पर क्या होगा, पाई R2 का वर्ग। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम लोग बड़ा वाला ले लेते हैं, सिंपल से पाई दोनों में है तो क्या कर लेते, तो कॉमन ले लेते हैं, तो पाई का कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर बचेगा, R1 का स्क्वायर और R2 का वर्ग बचेगा, ठीक है। देखिए अब पाई इधर भी है पाई इधर भी है, तो अब काट दीजिए, तो R का वर्ग हो गया बराबर में, ठीक है। R1 कितना है सर, तो 8 है, तो 8 का वर्ग कर लीजिए प्लस 8 कितना है, तो 6 है, 6 का वर्ग कर लीजिए, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। अब 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64 आएगा और 6 का वर्ग कीजिएगा तो 36 आएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा, तो अब कुछ नहीं होगा सर, आर बराबर में यहाँ पर जो निकला था क्या निकला था, तो 64 प्लस 36 निकला था, ठीक है। तो आर का वर्ग लिख दीजिए, 64 प्लस 36 कितना होगा, 100 होगा। आर का वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट वर्ग में यानी 100 को वर्ग में वर्गमूल निकालेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी कि जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, जो क्षेत्रफल का त्रिज्या निकलेगा वो होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के बराबर हो, तो 10 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की, और 24 नंबर का प्रश्न करता है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर और 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाती है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा दोस्तों, एक बात याद करिएगा, सर आप जो एक बात बताए थे, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो क्या करना, लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर लेना, 12 प्लस 9 कर लीजिए 21। बनाने का प्रयास कीजिए तो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट एक तरीका बता दिया जो कि एग्जाम में कम समय में आपको 1 नंबर दिलाएगा, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब कहता है 35 नंबर, क्या कहता है सर कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्त बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 22/7 हम लोग लिख दिया, पाई का मान, आर कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 गुने 7 हम लोग लिख दिए 2 बार, क्योंकि 7 का वर्ग बोला, तो 7 गुने 7, ठीक है, 7 गुने 7, और एच है आपका 5, 7 से 60 कट गया, तो 22 गुने 7 गुने 5, तो 22 25 हो जाएगा, 110 को 7 से गुना कीजिएगा तो आंसर जो आएगा 770 आएगा। तो 770 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से दोस्तों कुछ प्रश्न बचा और वीडियो को समाप्त करते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। 36 नंबर का प्रश्न कहता है सर, क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त यहाँ पर वाले धातु के 3 ठोस गोला का उपयोग मिलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो बड़ा गोले की त्रिज्याएं क्या होगी। दोस्तों इसमें भी आपको सिंपल सा आपको एक बता देते हैं, जो तीनों त्रिज्याएं दिया गया इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों त्रिज्याएं कितना कितना है, 6 है
8 और 10 जोड़ लीजिए, 8 से 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन इसका बीच का राइट आंसर होगा। ठीक है, बना के भी देखिए दोस्तों आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट समझा रहे ताकि आपको आसान हो। ठीक है, 37 नंबर का था माध्य बराबर 60 सेंटीमीटर और माध्यिका बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो बहुलक होगा। अब यहाँ पर बहुलक निकालने का सूत्र आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। तो आपको एक चीज पता होगा दोस्तों कि 3 माध्यक, जी हाँ 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक होगा। ठीक है, बहुलक माइनस प्लस होगा। ठीक है, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ये आपको सूत्र होता है। ठीक है, कि इसका माध्यक और बहुलक और माध्य के बीच ये संबंध होता है। और बोला है बहुलक निकालना है, तो बहुलक किस प्रकार से निकलेगा सर? तो बहुलक यहाँ पर लिख दीजिए, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर में 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। ठीक है, 2 माध्य कर लीजिए। ठीक है, 3 माध्यक, 3 लिख दीजिए, माध्य कितना है? माध्य का आपका यहाँ पर 50 है, 3 को 50 से गुना कर दीजिए, माइनस 2, 2 माध्य कितना है? 60 है, तो 60 कर लीजिए, गुना 60, 2 को 60 से गुना कर लीजिए, 50, 5 को यहाँ पर 3 को 50 से गुना कीजिएगा तो 150 आएगा, और 2 को 60 से गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। तो 150 में 120 गया कितना आएगा? 150 में 120 गया 30 आएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब 38 नंबर का आता है दोस्तों कि किस प्रकार का त्वरण है, यानी कि जो चित्र दर्शाया गया है इसमें किस प्रकार का त्वरण है। तो यहाँ पर देखिए, तो y से ये आपका x की ओर यहाँ पर संकेत करें, यानी y से आपका x की ओर जा रहा है। तो जब भी y से x की ओर जाए और x से y की ओर जाए, तो ये में दोनों में अलग कंडीशन होता है। y से जब x की ओर जाता है तो दोस्तों ये क्या होता है? अधिक प्रकार का त्वरण होता है। ठीक है, अधिक प्रकार का त्वरण होता है। और x से y की ओर जाता है तो दोस्तों ये कम प्रकार का त्वरण होता है। तो यहाँ पर एक y से x की ओर जा रहा है तो ये अधिक प्रकार का त्वरण, यानी कि इससे अधिक प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 39 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगा? जो माइनस में रहेगा। माइनस दोस्तों ये घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकता, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। कहता है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलता है। ठीक है, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना है? 0.62 बोल रहा है। ठीक है, 0.62 है, और रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितना होगा आपको बताना। तो कुल प्रायिकता कितना दोस्तों? आपका 1 है, और आपका यहाँ पर संगीता के द्वारा बता दिया गया है कि जीतने का जो प्रायिकता है ये 0.62 होगा। तो 1 में से 0.62 को घटाए तो 0. कितना होगा? 0.38 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो का हम लोग दोस्तों सेट 1 को कंप्लीट किया। और तो दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और भी सेट को सोल्व करने के लिए।